राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बोर्ड की कक्षा 9 एवं 10 के संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए और रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की संस्कृत व्याकरण के सरलतम अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सम्यक संस्कृत क्लासेज में आपका पिछले वीडियो में हमने संस्कृत व्याकरण को एक सरलतम ढंग से पढ़ने के लिए कक्षा 9 और 10 के स्तर का एक संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कार्य शुरू किया था। तो इसके अलावा ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं और जिनमें सामान्य संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने संधि का टॉपिक शुरू किया था। हमने जाना था कि वर्ण क्या होता है। वर्ण किसी भी ध्वनि का एक छोटे से छोटा वाला भाग होता है जिसका पुनः खंड नहीं किया जा सकता हो। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ण के या अक्षर के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वावलंबी ध्वनियाँ होती हैं जिनका बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारण होता है। इसके अलावा व्यंजन जो होते हैं वो परावलंबी ध्वनियाँ होती हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था संधि क्या होता है। जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसको संधि कहा जाता है। संधि वर्णों की बिल्कुल अत्यधिक निकटता होने पर ही होता है। दूरस्थ वर्णों में संधि कार्य नहीं होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था संधि का कार्य कहाँ होता है, कहाँ आवश्यक है। तो संधि का कार्य किसी भी एक पद में दूसरा किसी धातु या उपसर्ग का मेल होने पर और तीसरा किसी विग्रह, लौकिक विग्रह से सामासिक पद बनाने में, इन तीन परिस्थितियों में संधि का कार्य अनिवार्य रूप से। उसके बाद हमने पढ़ा था जब संधि का कार्य होता है तो दो वर्णों में किस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है, इसको हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के कितने भेद होते हैं। इसके अलावा आगे हम संधियों के बारे में विस्तृत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं संधि के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, संधि क्योंकि वर्णों का मेल होता है। अब वर्ण जो होते हैं उनका स्वर और व्यंजन के रूप में दो प्रकार होते हैं वर्णों के। तो इसी तरह से संधि भी निश्चित रूप से एक स्वर और एक व्यंजनों के बीच में होगी। इसके अलावा किसी भी शब्द या विसर्ग भी लगता है और विसर्ग के स्थान पर भी विकार उत्पन्न होता है, किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के रूप में तीन इनके संधि के मुख्य भेद माने जाते हैं। तो हम संधि के भेद के बारे में पढ़ते हैं। संधि के तीन मुख्य भेद माने गए हैं। उसमें नंबर 1 पर आता है स्वर संधि। माहेश्वर सूत्रों में स्वरों को अच कहा गया है, तो इसलिए इस संधि का दूसरा नाम हो जाता है अच संधि। इसके बाद संधि का दूसरा मुख्य भेद है व्यंजन संधि। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन को हल कहा गया है, तो व्यंजन संधि का एक अन्य नाम हल संधि भी होता है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी शब्दों के पीछे विसर्ग भी लगता है और विसर्ग के स्थान पर विकार उत्पन्न भी होता है, कोई अन्य शब्द आता है, परिवर्तित होता है। तो इस तरह से एक तीसरे नंबर की जो संधि होती है उसका नाम होता है विसर्ग संधि। तो इस तरह से संधि के तीन मुख्य भेद माने गए हैं। सबसे पहला आता है स्वर संधि या अच संधि। स्वर संधि या अच संधि किसे कहते हैं? जब जैसा कि हमने पढ़ा था दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अब वो दोनों ही वर्ण अगर स्वर हो, अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ में से कोई भी हो, दोनों ही वर्ण, और जब उन दोनों के स्थान पर
पूर्व वर्ण या परवर्ण दोनों स्वर हो और जब दोनों के ही स्थान पर या किसी एक के स्थान पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो या विकार हो, जब भी उनका मेल हो तब, तो दोनों स्वरों का जब मेल हो तब उनका मेल होने पर दोनों स्वरों या किसी भी एक स्वर के स्थान पर कोई सी भी प्रकार का परिवर्तन हो या विकार हो तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। मतलब स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है और दोनों स्वर या किसी भी एक स्वर के स्थान पर कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक स्वर अथवा एक व्यंजन या दोनों ही व्यंजनों का मेल होता है तथा इसमें जब परिवर्तन होता है तो किसी भी एक वर्ण के विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि की अगर मैं बात करूं तो एक उदाहरण है। पहली स्वर संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों का, दो स्वरों का मेल। दो स्वरों का जो मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें दोनों स्वरों या किसी भी एक स्वर के स्थान पर विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर, दधी प्लस आनय, तो यहां पर इनका संधि हो जाएगा, इनकी ये शब्द बनेगा दध्यानय। तो यहां पर जो ये दधी में जो ध में ई स्थित है, इस ह्रस्व ई के स्थान पर आया है यह, तो इस तरह से यहां पर इस एक वर्ण के एक स्वर के स्थान पर परिवर्तन उत्पन्न हुआ है, तो ये स्वर संधि है। दूसरी है व्यंजन संधि। जब एक स्वर अथवा एक व्यंजन का मेल हो तब उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे सत प्लस चित, तो दोनों का वर्णों का मेल होगा तो यहाँ इस तय के स्थान पर परिवर्तन होगा और यहाँ हो जाएगा सचित, तो ये व्यंजन संधि स्तुत्व संधि का उदाहरण है। तो इस तरह से व्यंजन संधि और स्वर संधि के बारे में हमने जाना। अब तीसरी संधि आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि उसे कहते हैं वह संधि जिसमें विसर्ग आता है तथा उस विसर्ग के स्थान पर कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होता है। कभी विसर्ग के स्थान पर स होता है, कभी र होता है, कभी उ हो जाता है, कभी विसर्ग का लोप हो जाता है, तो इसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम एक एक संधि को पढ़ने वाले हैं, तो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं स्वर संधि। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, स्वर संधि में दोनों ही वर्ण स्वर होते हैं जिनका मेल होने वाला होता है। इसमें पूर्व वर्ण तथा परवर्ण दोनों ही स्वर होते हैं। या सबसे पहले नंबर 1 से हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है प्यारे विद्यार्थियों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें दीर्घ हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। अब दीर्घ किसका होगा? सबसे पहले इसमें हमें कुछ बातें याद रखनी होगी। इसमें पूर्व वर्ण और परवर्ण जिनका मेल होने वाला है, दोनों ही तरफ जो स्वर होते हैं वो समान स्वर होते हैं। मतलब इधर अ या आ होगा तो इधर भी अ या आ होगा। अगर इधर छोटी ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई होगी तो इधर भी ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से कोई होगा। इधर ऊ या ऊ होगा दीर्घ वाला तो इधर भी ह्रस्व या दीर्घ ऊ होगा। तो इस तरह से इधर री होगा तो इधर भी री होगी। तो इस संधि में पूर्व वर्ण जो होता है वो दीर्घ संधि में पूर्व वर्ण अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ तथा री और ली होता है। इनमें से कोई होता है। और परवर्ण जो होता है वह भी बिल्कुल समान स्वर होता है, मतलब दोनों ही तरफ समान स्वर होते हैं। इस प्रकार से दीर्घ संधि में दोनों तरफ पूर्व वर्ण तथा परवर्ण समान स्वर होता है। अगर इधर अ ओब्लिक आ होगा तो इधर भी अ या आ होगा। इधर ई या दीर्घ ई होगी तो इधर भी ई या दीर्घ ई होगी। और दोनों को मिलाकर एक आदेश कर दिया जाता है और वो दीर्घ एक आदेश कर दिया जाता है। जैसे अ या आ, उसमें अ या आ किसी भी को भी जोड़ेंगे तो इनका आ हो जाएगा दीर्घ एक आदेश। इसी तरह से ई या ई को
ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से जोड़ने पर यहाँ पर दीर्घ ई का एकादेश हो जाएगा। इसी तरह से ह्रस्व उ और दीर्घ उ में ह्रस्व उ या दीर्घ उ जोड़ने पर दीर्घ उ एकादेश हो जाएगा। री और री में दीर्घ री हो जाएगा। हालांकि री और री में ह्रस्व का भी प्रावधान है व्याकरण नियमानुसार। इनमें ह्रस्व और दीर्घ कोई भी हो सकता है और री में ली जोड़ने पर ली ह्रस्व ही होता है। तो इस तरह से ये दीर्घ संधि के एक सामान्य नियम है। दोनों ही तरफ स्वर होते हैं और दोनों ही तरफ समान स्वर होते हैं, दोनों को मिलाकर दीर्घ एकादेश कर दिया जाता है। तो आओ हम इनको उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, जब अ में अ को मिलाया जाता है तो दीर्घ आ कैसे होता है। देखना, सबसे पहले दैत्य प्लस अरी ही। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यह में अ है, सामने भी अ है, तो दोनों ही अ मिलकर, इधर वाला अ और इधर वाला अ, दोनों अ मिलकर दीर्घ अ मतलब आ एकादेश हो जाएगा और इस तरह से हमारा शब्द बन जाएगा दैत्यारी। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं, जब इस तरफ आ हो और सामने विद्या, सामने अ आएगा अर्थी। तो इसका यहाँ पर ध्य में आ है और सामने अ है, आ और अ मिलकर दीर्घ आ हो जाएगा, तो हो जाएगा विद्यार्थी। इसी तरह से देव, यहाँ पर व में अ है और सामने आ है, देव आलय है, तो इसका हो जाएगा देवालय है। इसी तरह से रत्न आकर है, रत्नाकर है भी यहाँ पर हो सकता। दोनों तरफ आ होगा, उसका उदाहरण है विद्या, धन आलय है, विद्यालय है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, हमने 4 प्रकार के यहाँ पर उदाहरण देखे हैं। दैत्य प्लस अरी ही, दैत्यारी ही। यहाँ पर इसमें इधर और इधर पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों ही जगह पर अस्वर है और दोनों का आ दीर्घ एकादेश हो रहा है। मतलब इसमें इस संधि में दीर्घ मात्रा हो जाती है, बड़ी मात्रा हो जाती है। विद्या और अर्थी, आ और अ मिलकर भी आ हो गया विद्यार्थी। देव और आलय है, अ और आ मिलकर भी आ हो गया देवालय है। और जब दोनों ही तरफ आ आता है, विद्या प्लस आलय है, विद्यालय है। तो दीर्घ संधि के इनसे संबंधित और बहुत सारे उदाहरण होते हैं। मूर प्लस अरी ही, मुरारी ही। दयार्णव है, दया प्लस अर्णव है, दयार्णव है। रत्न प्लस आकर है, रत्नाकर है। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये सारे उदाहरण थे जिनमें अ ओब्लिक आ में हमने अ या आ को मिलाया था और दोनों वर्णों के मिलने पर, दोनों स्वरों के मिलने पर दीर्घ आ एकादेश हुआ था। तो ये इससे संबंधित सारे उदाहरण हमने अभी देखे। अब हम देखेंगे ई और दीर्घ ई में ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों की जब संधि करते हैं तो दीर्घ ई का एकादेश किस तरह से होता है, उसके उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं ह्रस्व ई और दीर्घ ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई में जब ह्रस्व ई या बड़ी ई, दीर्घ ई दोनों वर्णों में जब संधि की जाती है तो दीर्घ यानी बड़ी ई की मात्रा वाला दीर्घ एकादेश होता है। इससे संबंधित उदाहरण हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं मुनि प्लस इंद्र है। यहाँ पर ह्रस्व ई है न में और यहाँ भी ह्रस्व ई यानी दोनों तरफ छोटी ई है, दोनों को मिलाकर दीर्घ एकादेश कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा मुनीन्द्र है। अब हम देखने वाले हैं इस तरफ ह्रस्व ई है, सामने दीर्घ ई है, प्रतीक्षा। तो ये हो जाएगा दीर्घ एकादेश हो जाएगा प्रतीक्षा। इसी तरह से परीक्षा भी हो सकता है।
परिधन ईक्षा परीक्षा। तो यहाँ पर ह्रस्व ई और दीर्घ ई का दीर्घ एकादेश, और यहाँ पर ह्रस्व ई और ह्रस्व ई दोनों का दीर्घ ई एकादेश हो गया। अब इस तरफ हम देखने वाले हैं दीर्घ ई की मात्रा। मही इंद्र है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी दीर्घ ई का एकादेश हो गया, महींद्र है। और जब दोनों ही तरफ दीर्घ ई होगा, श्री प्लस ईश है बराबर श्रीश है। तो इस तरह से ये ह्रस्व ई और दीर्घ ई यानी छोटी ई और बड़ी ई में जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलाते हैं, यानी दोनों वर्णों का की संधि होती है, दोनों वर्णों का मेल होता है, तब दीर्घ ई एकादेश होता है। वो किस प्रकार से होता है? मुनि इंद्र है, यहाँ पर दोनों तरफ ह्रस्व ई है, दोनों ही ह्रस्व ई को मिलाने पर दीर्घ ई हो गया, मुनीन्द्र है। यहाँ पर प्रति प्लस ईक्षा, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलाकर दीर्घ ई हो गया प्रतीक्षा। यहाँ पर दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई हो गया, महींद्र है। यहाँ पर दोनों ही तरफ दीर्घ ई है, दोनों को मिलाने से दीर्घ ई हो गया, श्रीश है। मतलब दोनों ही, अब तक ए या आ और ई या ई दोनों में हमने समान स्वर मिलाने पर दीर्घ एकादेश होते हैं, इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि। अब हम देखने वाले हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ में जब समान स्वर यानी ऊ छोटा या बड़ा कोई सा भी हो मिलाएंगे, यानी दोनों वर्णों का जब मेल होगा, तो दीर्घ ऊ एकादेश कैसे होगा, इससे संबंधित उदाहरण। तो सबसे पहले दोनों ही तरफ ह्रस्व ऊ यानी छोटा ऊ होगा, गुरु उपदेश है। यहाँ पर रू में, गुरु में जो रे में जो ऊ है और सामने जो ऊ है, दोनों ही तरफ ह्रस्व ऊ है, तो दोनों ही ऊ को संहिता संधि होने पर दीर्घ ऊ हो जाएगा, गुरूपदेश है। उसके बाद लघु प्लस ऊर्मिही। प्यारे विद्यार्थियों, एक तरफ ह्रस्व ऊ है, सामने दीर्घ ऊ है, दोनों ही ऊ को यानी समान ऊ को मिलाने पर यहाँ पर दीर्घ ऊ हो जाएगा और हो जाएगा लघूर्मी। अब इस तरफ दीर्घ ऊ रहेगा, वधू प्लस उत्सव है। भानु प्लस उदय भी हो सकता है, तो भानुदय है, इसका उदाहरण हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा वधूत्सव है। इसी तरह से भू, दोनों ही तरफ दीर्घ ऊ रहेंगे, इधर भी दीर्घ ऊ है और सामने परवर्ण भी दीर्घ ऊ है, तो दोनों ही ऊ को मिलाकर दीर्घ ऊ एकादेश हो जाएगा, भूर्ध्वम। तो ये इस तरह से हमने ऊ और ऊ को जब समान स्वर यानी ऊ या ऊ से मिलाया जाता है तो किस तरह से दीर्घ ऊ होता है, इसके हमने उदाहरण देखे, गुरूपदेश है। इसी तरह से यहाँ पर सूक्ति भी हो सकता है, सु प्लस उक्ति बराबर लघु ऊर्मी लघूर्मी। वधू उत्सव है, वधूत्सव है। वधू उपरी, वधूपरी भी यहाँ हो सकता है। इसी तरह से भू ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, तो इनमें सब जगह पर दीर्घ ऊ एकादेश हो रहा था। अब हम देखेंगे री में री और री में ली मिलाने पर किस तरह से दीर्घ एकादेश होते हैं, उसके तो ये उदाहरण है जिनमें इस तरफ और इस तरफ पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों ही तरफ री है। और री और लरी के लिए प्यारे विद्यार्थियों, एक व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में एक नियम है कि री और लरी, दो समान री और लरी मिलने पर ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो सकता है, यानी ये विकल्प से है। इसमें ह्रस्व को भी सही माना जाएगा और दीर्घ को भी सही माना जाएगा। जैसे होत्री प्लस ऋकार है, तो यहाँ हो जाएगा होत्रिकार है, तो ये दीर्घ री हो गई। तो दीर्घ री भी सही है, और दीर्घ री के स्थान पर अगर हम इसको ह्रस्व रखेंगे तब भी उसको सही माना जाएगा। इसी तरह से पितृ ऋणम, तो ये हो जाएगा पितृणम और पितृणम।
तो दोनों ही रूप यहाँ पर सही है, वैकल्पिक रूप है, दोनों ही रूप सही माने जाएंगे विकल्प से। तो इस तरह से आज हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। कुछ और उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं दीर्घ संधि के विषय में। तो ये दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरण है। कपीश है, यहाँ पर दीर्घ मात्रा है, दीर्घ ई एकादेश और का है, तो यहाँ पर हो जाएगा कपी प्लस ईश है। इसी तरह से रत्नाकर है, यहाँ पर भी दीर्घ आ और का है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रत्न प्लस आकर है, यानी रत्नों का भंडार। सूक्ति ही, सु उक्ति ही, यानी अच्छा कथन या अच्छी वाणी। सु उक्ति ही, दोनों ही तरफ रस्व है उ, तो यहाँ पर दीर्घ एकादेश हो रखा है सूक्ति ही। रत्न और ए और आ मिलकर हो गया आ, ई और ई मिलकर हो गया ई, दीर्घ एकादेश। साधु चुहु, यहाँ पर हो जाएगा साधु, रस्व उ में दीर्घ उ मिलेगा, साधु चुहु। इसी तरह से इति, यहाँ पर भी रस्व ई है, जिसमें रस्व ई का मिलन, रस्व ई मिलेगा, दोनों ही वर्णों में संधि होगी और ये हो जाएगा इतियु। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। दीर्घ संधि में दोनों ही तरफ समान स्वर होते हैं और दोनों ही समान स्वरों को मिलाकर, चाहे वो रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों को मिलाकर दीर्घ एकादेश कर दिया जाता है।